हमारे देश में एसआईआर का थर्ड फेज स्टार्ट होने वाला है। इससे पहले जो फेज हुए दो, उसमें भी सेकेंड फेज की अगर हम बात करें तो ये जो टॉपिक है ना, एक्चुअल में एसआईआर इतना ज़्यादा कंट्रोवर्शियल है, इतना ज़्यादा कंट्रोवर्सी में रहता है कि सेकेंड फेज जब हुआ था तो कई स्टेट्स में इसमें इंक्लूजन हुआ था और उस टाइम पर हुआ ये था कि बहुत सारे जो लोग हैं उनका नाम काट दिया गया था वोटर लिस्ट से। आपको पता है इलेक्शंस जो हैं वो हमारे देश में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जस्ट बिकॉज कि इतना बड़ा लोकतांत्रिक देश है हमारा, तो हमारे पास में लोगों के लिए वोटिंग करवाना अपने आप में ही एक बहुत बड़ा चैलेंज है। आप सब जानते भी हैं कि वोटिंग के टाइम पे इतना कुछ देश में धांधलेबाजी चलता है, इतना कुछ चीजें चलती हैं। इवन हाल फिलहाल में अगर मैं आपको बोलूं तो आप जानते होंगे कि राहुल गांधी जी का नाम तो आप सबने सुना ही होगा, ठीक है, कांग्रेस के प्रवक्ता। तो उन्होंने ये चीज बोली थी एक बार कि बीजेपी गवर्नमेंट को जो इतने वोट मिले हैं ना, वो सब स्कैम से मिले हुए हैं, सब फेक हैं, वो असलियत नहीं है। तो आप ये सोचिए, इतने बड़े पॉलिटिक्स में इतना बड़ा लोकतंत्र है हमारा, तो उसमें ये सब चीजें बहुत कॉमन है। तो इसी वजह से ये जो एसआईआर है ये करवाया जा रहा है। दो ये पहले हो जाना चाहिए था, जैसे जनगणना भी अभी बीच में होनी चाहिए थी, लेकिन आप सब जानते हैं कोविड का टाइम बीच में आ गया था, हमने एक बहुत बड़ा जो बुरा फेज है ना वो निकाला है, तो उसके बाद में चीजें नहीं हो पाई थी। ऐसे ही ये जो एसआईआर है इसको भी इतने लंबे टाइम के बाद इसीलिए करवाया जा रहा है। करीबन 20-22 साल इसको हो गए हैं और इसके पीछे का रीजन भी यही रहा है। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मनीषा। आज हम एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में मिल रहे हैं जिसमें कि एसआईआर का जो फेज 3 है वो आ चुका है। इसके अंदर हम अलग अलग राज्यों को भी कवर करने वाले हैं, ठीक है। स्पेशली वेस्ट बंगाल की बात करें तो उनकी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, उन्होंने बहुत ज्यादा चीजें इसमें अपनी हाईलाइट्स करी थी, ठीक है, और कोर्ट तक भी बातें गई थी। तो मतलब बहुत सारे राज्यों में ये जो विवाद का कारण है ये बन जाता है एसआईआर। इस बार भी हो रहा है, तो पॉसिबिलिटीज है कि इस बार भी बहुत ज्यादा विवाद का कारण जो ये एसआईआर है ये बने। तो यहाँ पे देखिए 17 स्टेट्स इसके अंदर कवर अप करी जाएंगी और उसके अंदर 5 यूटीज करवाई जाएंगी, और जो कि नेक्स्ट फेज होगा एसआईआर का, एक्सपेक्ट किया जा रहा है इसको कि अप्रैल में ये होगा। अब यहाँ पे आप देखिए कि अप्रैल में स्टार्ट होगा, लेकिन उससे पहले इतनी ज्यादा चीजें कंट्रोवर्सी हो चुकी होगी ना इस चीज की, इतना कुछ बातें चल पड़ी होंगी कि चीजों को कंप्लीट कर पाना, थोड़ा सा रोकना डिफिकल्ट हो जाता है। और जहां पे एक जगह से बात उठती है तो फिर वहां पे ना 2 लोग और बोलने वाले आ जाते हैं कि चलो ठीक है, क्यों ना बहती गंगा में हाथ धो लिया जाए। तो ऐसा ही कुछ हमें देखने को मिलेगा। तो एसआईआर क्या होता है, पहले तो चीज ना ये कि कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको एसआईआर नहीं पता होगा कि क्या होता है। तो ये एक तरीके का विश्लेषण होता है। इसकी फुल फॉर्म जो है ना वो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन होती है। जैसे आपको पता है कि हमारे देश में ना हर 10-11 साल में जनगणना होती है। क्यों? ताकि ये पता चले कि जो पॉपुलेशन है वो कितनी है, कितने लोगों की मृत्यु हो रही है, कितने लोगों का जन्म हो रहा है। तो इस अकॉर्डिंग हम लोग जनगणना करवाते हैं। आपको पता है इस बार हमारे देश में 2026 का जो टाइम है ना, स्टार्टिंग से लेके जनवरी से लेके अभी हम फरवरी के महीने में चल रहे हैं, कोई ना टॉपिक ऐसा कंट्रोवर्सी का चल रहा है। फिर चाहे रिजर्वेशन की डिमांड हो, फिर चाहे जातीय जनगणना को लेके बातचीत चल रही हो, या फिर बात करें यहाँ पे जो पाकिस्तान में वो बांध बनाए जा रहे हैं, क्योंकि अप्रैल 2025 में 23 अप्रैल 2025 को पहलगाम का अटैक हुआ था। तो इस तरीके से बहुत सारी चीजें इस वक्त इंडिया में 2026 में कंट्रोवर्सी में चल रही है। उसी ग्रुप में, उसी क्लास में, उसी फील्ड में ये एसआईआर का जो टॉपिक है ये भी क्या हो गया, ऐड हो गया। ये भी एक तरीके की जनगणना है, लेकिन यहां पे हम वोटर्स को काउंट करते हैं जिन्होंने वोट देना होता है। कई बार होता है कि वो अब उस जगह पे नहीं रहते, या फिर उनका निधन हो चुका होता है, या वहां से कहीं और चले गए हैं। तो एटलीस्ट पता होना चाहिए कि हमारे देश में कितने मतदाता हैं इस वक्त और किन का वोटर लिस्ट में नाम है, क्योंकि कई बार जो लोग नहीं हैं उनकी जगह पे कोई और वोट दे रहा है। इस तरीके की भी स्कैम जो है वो हमारे देश में होते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा लोकतांत्रिक देश है, आपको पता है। तो ये चीजें ना हो, इसके लिए ये जो जनगणना है ये यहाँ पे करवाई जाएगी और इसका अपडेट दिया जाएगा। तो अगर हम एसआईआर की बात करें ना, तो देखिए इसका गहन जो पुनः परीक्षण है ना, विशेष गहन परीक्षण, यानी कि एसआईआर एक्चुअल में है क्या, ऐसा कुछ होता है। ये हमारे पास ना एक रॉ डेटा है, ठीक है, कि भाई इतने लोग हैं जो कि मतदाता हैं, इस तरीके का डेटा आपको यहाँ पे दे रखा है। फिर इसमें से इनका सत्यापन किया जाता है, यानी कि जो एड्रेस है वो और एज, हर चीज को आइडेंटिफाई किया जाता है, उसमें से फिल्टर आउट करके निकाला जाता है।
फिर जो आपको एक डेटा मिलता है वो होती है एसआईआर की एक्चुअल रिपोर्ट कि अच्छा यहां से इतने हैं। अब यहां पे आप देखेंगे इस ग्राफ में भी आपको समझ में आ रहा होगा कि रॉ डेटा कितना सारा था और लास्ट में क्लीन रोल हमारे पास थोड़ा सा रह गया, थोड़ा सा कुछ नंबर जो है वो हमारे पास रह गए। सेम ऐसे ही है जैसे आप जब गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो फॉर्म कितने लाखों लोग भरते हैं और इंटरव्यू तक जाते जाते कितने कम रह जाते हैं और ज्वाइनिंग के टाइम पे बस कुछ बच्चे ही बचते हैं, तो उनकी ही वहां पे क्या होती है, ज्वाइनिंग होती है। तो फॉर्म भरने से लेके ज्वाइनिंग तक का जो प्रोसेस है ना, वहां पे लास्ट तक आते आते सब फिल्टर आउट हो चुके होते हैं। कुछ ऐसा ही यहां पे होता है कि रॉ डेटा होता है, उसका फिर सत्यापन किया और फिर हमारे पास लास्ट में एक क्लीन डेटा जो है वो निकल के आ गया और वो हमारी जनगणना वहां पे क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। तो मतदाताओं के बारे में हमें पता लग गया इस तरीके से। इसका एक्चुअल में क्या है, मतदाता सूची का ना 100% शुद्धिकरण करा जाएगा। शुद्धिकरण का मतलब यहाँ पे ये हो गया कि जो पहले डेटा दे रखा था, जो लोगों ने नाम ऐड करवा रखा था वो अब एग्जिस्ट करते हैं नहीं करते हैं, कुछ लोग अलग ऐड होंगे, कुछ लोग नहीं ऐड हुए होंगे, कुछ को बाहर निकालना होगा, कुछ का नाम जो है वो लिस्ट से काटना होगा। तो वो सब कुछ कर कुरा के एक 100% जो प्यूरिफिकेशन, एक शुद्धिकरण जो है वो हमें लोगों का यहाँ पे मिल जाएगा। उसके बाद में प्रक्रिया क्या होती है, घर घर जाकर जो है ना डोर टू डोर वेरिफिकेशन करवाया जाता है, जिस तरीके से जनगणना होती है। अब तो खैर डिजिटलाइजेशन इतना ज्यादा हो गया है कि नहीं भी होता, लेकिन आपने ये देखा होगा कि आपके घर में स्कूल टीचर्स या फिर ये बीएलओ या बीएल, तो ये लोग आते हैं, ये क्या करते हैं बेचारे, बहुत मेहनत करते हैं, पता है इनको पूरे पूरे दिन चक्कर काटने पड़ते हैं इस चीज के लिए, घर से एक घर से दूसरे घर, एक घर से दूसरे घर। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं बेचारों से पानी तक का भी नहीं पूछते। जब ये एसआईआर का फेज 2 था ना, उस टाइम पे ये चीज भी कंट्रोवर्सी में थी कि काम का इतना गंदा लोड था कि बहुत सारे ऐसे वर्कर्स ने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया था, बहुत सारे लोगों ने आत्महत्या कर ली थी। तो उनके ऊपर भी एक अच्छा खासा जो प्रेशर है वो क्या हो जाता है, क्रिएट हो जाता है। ठीक है, लक्ष्य क्या है इसका, घोस्ट वोटर जो है ना, मृत है या फिर स्थानांतरित है, उनको हटाना है। और जो नए पात्र नागरिक हैं कि एज होती है ना कि इतनी एज होगी हमारे पास में, तो मतलब जो नए पात्र होंगे उनको इस लिस्ट में ऐड कर दिया जाएगा। और जो पुराने, जो इनका या तो निधन हो गया होगा या फिर कहीं और शिफ्ट हो गए होंगे, दूसरे राज्य में, दूसरे देश में, कहीं पे भी चले गए होंगे, तो उनका नाम उस लिस्ट से हटा दिया जाएगा और फिर एक फ्रेश लिस्ट जो है वो प्रिपेयर कर दी जाएगी। ठीक है जी, समझ गए। स्वच्छ लोकतंत्र के लिए सटीक मतदाता सूची जो है ना वो बहुत ज्यादा अनिवार्य है। अब अगर हम राजनीतिक संघर्ष की बात करें तो वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री, ये कंट्रोवर्सी में इन्होंका जो है काफी योगदान रहा था और इनके बारे में भी आपको याद रखना है। पश्चिम बंगाल का पक्ष था कि राज्य सरकार ने प्रक्रिया के दौरान ना वास्तविक मतदाताओं के हटाए जाने पर कड़ा जो विरोध है दर्ज करवा दिया गया था। यहाँ पे आरोप लगा था कि नाम जानबूझकर हटा दिए गए हैं, जबकि वो हटाने नहीं चाहिए थे, ना मृत थे ना स्थानांतरित थे, लेकिन कुछ ना कुछ रीजंस की वजह से जो नाम है वो जानबूझकर उस लिस्ट से, उस मतदाता सूची से जानबूझकर जो नाम है वोटर्स के वो हटा दिए गए थे। इस तरीके की चीजें हमें यहाँ पे देखने को मिली थी कि एक निशाना बनाने की राजनीति के लिए ये चीज कर दी थी। और ये बात सिर्फ और सिर्फ वेस्ट बंगाल की नहीं है, ये असम राज्य की भी है और इसके साथ साथ में भारत के और भी कई सारे राज्य हैं जो इसके अंदर इंक्लूड है। फिर चाहे असम की बात करें, बिहार की बात करें, वेस्ट बंगाल की बात करें, और कुछ ऐसे केसेस यूपी के भी इसके अंदर क्या है, इंक्लूडेड है। सो असम में देखें तो पुरानी एसआईआर का विरोध किया गया था कि 19 लाख जो एनआरसी है ना, उनके परीक्षण के दौरान चर्चा में आए थे ये नाम, आपको ये याद रखना है। तो असम ने सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में प्रक्रिया पे बहस छेड़ दी थी इस चीज को लेके कि उनको जोड़कर देखा जाता है, अक्सर नागरिकता रजिस्टर से उनको जोड़कर देखा जाता है। और जो नॉर्थ ईस्ट राज्य है ना हमारे, वहां पे उनको हमेशा से ये चीज होती है और सच्चाई भी है इस बात में, नो डाउट कि सच नहीं है, ये सच भी है कि उनके साथ में बहुत ज्यादा जो भेदभाव है ना वो किया जाता है और किसी ना किसी वे में वो डिस्क्रिमिनेशन का, डोमिनेशन का शिकार हमेशा से ही रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप और नागरिक अधिकार इसमें स्पष्ट किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज इस बार शॉर्टी में करा गया है कि भाई जो नाम है वो जानबूझकर बिल्कुल भी इस एसआईआर में से, इस फेज 3 में से नहीं हटाए जाएंगे। जो पहले के एसआईआर के फेज थे 1 और 2 में जितना जो इशू आया, स्पेशली सेकंड फेज में जो जितने चैलेंजेस फेस करे थे, वो थर्ड में देखने को ना मिले, ऐसा गवर्नमेंट जो है इस बार मेक श्योर करने वाली है। और इसमें 3 चीजों पे मेनली ध्यान रखी जाएगी। एक तो न्यायिक सुरक्षा उपाय पे, हटाई जाने वाले जो भी होंगे उनको सबसे पहले नोटिस देना जरूरी है। ठीक है, जिन भी कैंडिडेट्स का नाम हटाया जाएगा उनको टाइमली नोटिस दिया जाएगा और इस पूरे प्रोसेस में पारदर्शिता की जो मांग है वो करी गई है।
कि मतलब ये जो प्रोसेस है, ये प्रक्रिया है, इसके अंदर ट्रांसपेरेंसी होना बहुत जरूरी है। तो इसकी डिमांड यहां पे करी गई है। ठीक है, डन एवरीवन। फिर उसके बाद में अगर हम बात करिए, कैलेंडर है, अप्रैल 2026 में ये चीज होने वाली है, नया दौर आएगा, अप्रैल 2026 से शुरुआत होगी फेज 3 की। तो यहाँ पे तैयारी का काम जल्द से जल्द पूरा करें, ये सचिव जी का कहना है। तो चरण 1 जो है वो बिहार में पूर्ण होगा, चरण 2 जो 12 राज्यों में पूर्ण हुआ था, और चरण 3 जो अभी चरण 3 आएगा वो 22 राज्य और यूटी जो है उसमें इंक्लूडेड है। समझ गए? तो ये 3 चरण जो है एसआईआर के आपको यहाँ पे याद रखने हैं। और ये जो तीसरे चरण का ब्यौरा है, इसके अंदर 22 राज्य होंगे और हमारे जो केंद्र शासित प्रदेश है वो, और कहीं ना कहीं जो 39 करोड़ जो प्रभावित मतदाता हैं वो इसके अंदर इंक्लूड करे जाएंगे। तो ये ओवरऑल जो डेटा इस बार की सबसे बड़ी ये जो रिपोर्ट है वो आने वाली है, बहुत ज्यादा मेहनत लगने वाली है इनकी। ठीक है, और एक सही सा डेटा आना हमारे लिए बहुत बहुत जरूरी है। क्लियर हो गया एवरीवन? ये आपको समझना है। बाकी जो प्रायोरिटी स्टेट्स हैं वो देखिए, प्राथमिकता वाले जो राज्य हैं, विधानसभा कार्यकाल समाप्ति की बात करें तो मणिपुर में, उत्तराखंड में डेडलाइन यहाँ पे मार्च 2027 तक की दी गई है। तो यहाँ पे ये जो 3 राज्य है ना, मणिपुर, उत्तराखंड और एक मिनट, ये जो राज्य है ना, ये आपको याद रखना है, मणिपुर और उत्तराखंड, यहाँ पे डेडलाइन दी गई है और इन राज्यों में एसआईआर को ना समय से पूरा करना बहुत ज्यादा अनिवार्य है। मतलब इलेक्शन का टाइम आने से पहले पहले चीजों को यहाँ पे कंप्लीट करना बहुत जरूरी है, ताकि सही मतदाताओं की जो लिस्ट है वो हमारे सामने आ सके। समझ गए इतना? तो ये बातें जो है वो आपको याद रखनी है। ठीक है जी। बाकी प्रशासनिक टकराव है, एसआईआर बनाम जनगणना, तो ये चीज चल ही रही है। और देखिए हमारे भारत देश में ना एक खास बात है कि ठीक है चलो लोकतंत्र है तो कोई बात नहीं, माना वो चीज, लेकिन आपको ये भी बात पता है कि कभी कुछ ऐसा हो, कोई भी काम हो, ठीक है, और अपोजिशन ना खड़े हो या फिर कंट्रोवर्सी ना हो, ऐसे तो पॉसिबल ही नहीं है। ये कुछ ऐसा सा ही है कि शादी हो और जो किसी का रिश्तेदार का मुंह ना बने, सिंपल सी बात है। एक बार को वो चीज भी मानी जा सकती है कि ठीक है सारे रिश्तेदार एकदम चिल पिल खुश खुश है, लेकिन ये चीज पॉसिबल नहीं है कि कुछ हो भारत देश में, हित में हो हमारे, और उसके बाद में वो चीजें कंट्रोवर्सी में ना आए। तो ये होता ही होता है। ठीक है, यहाँ पे पुराना बनाम नया एसआईआर से तुलना करी गई है, ये पुराने वाले की बात करी गई और नया जो 2026 में फेज 3 आएगा उसकी बात यहाँ पे करी गई है। समझ गए जी इतना? तो ये बातें कुछ आपको याद रखनी है और खुश हो जाइए कि जस्ट गिव मी अ सेकंड एवरीवन, खुश हो जाइए कि एसआईआर का फेज 3 जो है वो आने वाला है। आपको क्या लग रहा है कि अब एक और नया कंट्रोवर्सी का टॉपिक मिल गया क्या? जितने मुद्दे, जितनी चीजें फेज 2 में हुई थी उससे कहीं ज्यादा देखने को हमें फेज 3 में मिलने वाली है, या सब कुछ शांति से गवर्नमेंट कंट्रोल कर लेगी? जो भी आपके विचार है कमेंट सेक्शन में आपका मोस्ट वेलकम है। थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। थैंक यू सो मच।